वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे कि आप सब यहां पे देख रहे हैं कि यहां पे हम लोग आरआरबी एएलपी भर्ती 2024 के सीबीटी 1 के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों आज आपको बता दूं कि हम लोग अभी तक भौतिक विज्ञान पढ़ रहे थे। दोस्तों भौतिक विज्ञान का आज हम लोग पार्ट 9 पढ़ेंगे। दोस्तों इसके पहले दोस्तों हम लोग 1 से 8 नंबर तक के पार्ट पढ़ चुके हैं। पहला दोस्तों न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में जानेंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि जितने भी इसमें क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो सारे रेलवे के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन ही यहाँ पे सॉल्व करवाए जाएंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो बुक हमारी यूथ क्वेश्चन टाइम्स की जो बुक आप देख रहे हैं यहाँ पे 2022-23 और न्यू एडिशन बुक यूथ का दोस्तों 2024। दोस्तों इन दोनों बुकों में हम लोग इन दोनों बुकों का अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों इस बुक में ये हमारे रेलवे के एग्जामों के लिए बहुत ही सफिशिएंट बुक है। दोस्तों बहुत ही सफिशिएंट बुक इस बात के लिए है क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि रेलवे ने जितने भी क्वेश्चन पेपर करवाए हैं अभी तक उन सारे रेलवे के कुछ जितने भी एग्जाम हैं दोस्तों उन सारे एग्जामों को यहाँ पे संग्रहित करके यहाँ पे चैप्टर बाय चैप्टर इन सारे क्वेश्चनों को दिया गया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए ये वीडियो और सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आ रही हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और दोस्तों यदि अपने चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक मिल जाएगा जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों यदि आपका किसी प्रकार का कोई राय सुझाव हो तो अपनी राय सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं और पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है इस पे कहा गया है कि यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलोग्राम है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा। दोस्तों ये अच्छा क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा। यहाँ पे ये कहने का मतलब है क्वेश्चन के यदि कोई व्यक्ति है और उसका पृथ्वी पर वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर उसका वजन कितना हो जाएगा। तो बुध ग्रह पर दोस्तों आपको बता दूं कि बुध ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 38% होता है। यहाँ पे अगर हम इसका पहला पॉइंट लिखें और फिर देखते हैं इसका क्या वैल्यू आएगा। यहाँ पे पहला पॉइंट अगर देखें तो बुध ग्रह पर यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं दोस्तों बुध ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण यानी कि हम लिखे रहे हैं दोस्तों गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 38% होता है। कितना होता है दोस्तों? पृथ्वी का 38% होता है, 38% होता है। ये बात हो गई। अब यहाँ पे कहा गया है कि व्यक्ति का वजन जो कितना है 38 किलोग्राम है। तो यहाँ पे 38 किलोग्राम का दोस्तों जब हम 38% निकालेंगे देखते हैं क्या आ जाएगा। जो आ जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो ये कुल मिलाकर के 8 और 8 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 64 की 4 और फिर यहाँ पे हमारा 8 24 में हम क्या जोड़ेंगे दोस्तों, 6 जोड़ेंगे। 24 6 30 की हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। 30 की पूरी 30 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 24 की हो जाएगा दोस्तों। 4 कैरी हो जाएगा 2, 3 3 का 9 2, ये हो जाएगा 11। इनको जब जोड़ेंगे दोस्तों 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और फिर यहाँ पे हमारा फिर 3 1 4 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। 14 पॉइंट मतलब 1444 आ जाएगा। इसमें जो हम 100 का दोस्तों भाग देंगे तो ये बन जाएगा फाइनली हमारा कितना आ जाएगा, 14.44 आ जाएगा। तो 14.44 दोस्तों देख लीजिए कहाँ पे हमारा दिया गया है, 14.3 जो दिया गया है किलोग्राम, यही हमारे इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलोग्राम है तो बुध ग्रह पर आपका वजन 14.3 किलोग्राम हो जाएगा। मैंने पॉइंट बताया कि बुध ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 38% होता है। तो जो भी होगा दोस्तों, जितने भी किलोग्राम का व्यक्ति होगा उसका हम पृथ्वी मतलब गुरुत्वाकर्षण कितना होता है, बुध ग्रह पर 38% होता है तो उसमें हम 38% उसका निकाल लेंगे। वही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों एक चीज और आपसे बता दूं कि यह सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह होता है। बुध ग्रह जो होता है यहाँ पे यानी कि बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है। ये दोस्तों हो गया दूसरा पॉइंट। अगर तीसरा पॉइंट के बारे में जाने, यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह होता है। और एक चीज जान लीजिए क्या, और ये बुध ग्रह जो होता है वो होता है दोस्तों सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह होता है। बुध के बारे में समझ लीजिएगा, बुध जो होता है वो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह होता है। ये हो गया, ग्रह होता है दोस्तों, ठीक है। आगे देखेंगे अगला, अगर इसके पॉइंट के बारे में जाने तो बुध का जो घनत्व होता है, बुध ग्रह का घनत्व जो होता है दोस्तों वो घनत्व कितना हो जाएगा। चौथा पॉइंट में अगर हम देखें यहाँ पे जो हमने लाइन खींची इसका मतलब बुध ग्रह लिखा जाएगा दोस्तों। बुध ग्रह का घनत्व जो हो जाएगा दोस्तों वो होता है हमारा 5.6 ग्राम
सेंटीमीटर क्यूब होता है। कितना होता है? 5.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब दोस्तों पांचवा पॉइंट अगर इसके बारे में जाने, यानी बुध ग्रह के बारे में पांचवा फैक्ट जाने, तो बुध ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं होता है। बुध ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं होता है, कोई उपग्रह नहीं होता है, नहीं होता है। तो दोस्तों ये सारी हो गई बुध ग्रह से रिलेटेड बातें हो गई। तो इतनी सारी बातें आप जानिएगा और फिर हम लोग देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि दिए गए दो कथनों ए और बी में से कौन सा कथन या कौन सा यसे सत्य है? गुरुत्वाकर्षण बल है। कौन सा कथन सत्य है? ये कहा गया है। कहा गया है कि गुरुत्वाकर्षण बल है। अब दोस्तों क्या है? दो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ए और बी। तो यहाँ पे दिया गया है कि दो वस्तुओं के द्रव्यमान का गुणन का सीधा आनुपातिक है। फिर कहा गया है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के सीधे आनुपातिक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा आनुपातिक होता है, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा सत्य हो जाएगा। फिर दूसरा अगर यहाँ पे देखें तो दूसरा कहा है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के सीधे समानुपातिक होता है। दोस्तों ये गलत कह दिया, वर्ग से सीधे अनुपातिक होता है। दोस्तों ये गलत कह रहा है, यानी कि हमारा केवल देखा जाए तो केवल ए सत्य है जबकि बी असत्य है, यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पे 2 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब दोस्तों अगर इसका फार्मूला जाने गुरुत्वाकर्षण बल का, तो गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला हम इधर लिखे दे रहे हैं। ये F बराबर होता है F प्रोपोर्शनल, यहाँ पे F प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 अपान का दोस्तों होता है r स्क्वायर। जहां पे दोस्तों अब इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, F बराबर ये जो ये मतलब दिया गया है, तो इसको हम स्थिरांक मान लेते हैं, g मान लेते हैं। दोस्तों क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन, मतलब इसको हम स्थिरांक g कह लेंगे, और यहाँ पे m1 m2 अपान का दोस्तों r स्क्वायर। इस फार्मूले को हम इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर जाने दोस्तों, जहां g दोस्तों क्या है, ये g क्या है दोस्तों, हम लिख दे रहा हूं, जहां g है हमारा नियतांक है। दोस्तों क्या है हमारा? g नियतांक होता है, यानी कि नियतांक है g हमारा। और दूसरा अगर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा इसका जो मान होता है, g के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान जो होता है, g का मान अगर देखें, इस g का मान जो होता है, ये g हमारा क्या है दोस्तों? नियतांक है, या फिर इसको कह सकते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कह सकते हैं। ये इस g को हम क्या कहते हैं दोस्तों? देख लीजिएगा, सार्वत्रिक, इसका पूरा नाम कहेंगे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये जी हमारा क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। इस जी का वैल्यू जो होता है दोस्तों, ये होता है, पूछा जाता है कहीं कहीं पे 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये दोस्तों होता है हमारा जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति दोस्तों किलोग्राम स्क्वायर। ये होता है दोस्तों क्या? जी का मान होता है। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, और तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे देख लीजिए दिया ये गया है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन में हमारा हाँ ये राइट हो जाएगा, और तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक क्या है। दोस्तों अभी हम लोगों ने पीछे लिखा है कि जी का जो वैल्यू होता है, यानी कि जी को बोला जाता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोला जाता है, और जी का जो वैल्यू होता है वो 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति दोस्तों किलोग्राम स्क्वायर। अब इसका मात्रक पूछा है, तो मात्रक दोस्तों हमने देखिए ये लिख दिया है, यही हमारा मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा बी के साथ। दोस्तों यही किलोग्राम को जब ऊपर ले लेंगे, घात हमारा ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यही बन जाएगा हमारा बी। तो 3 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 3 के बाद दोस्तों हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन, और चौथा नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि निम्न में से कौन सा प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में से एक सही है। अब दोस्तों देख लीजिए क्या कहा है कि निम्न में से कौन सा प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर का नियमों में से एक सही है। अब दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शनों के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले कहा गया कि एक ग्रह का ग्रह पथ 2 केंद्र बिंदुओं में से एक पर सूर्य के साथ अंडाकार होता है। ये दोस्तों गलत कह रहा है, ये तो गलत हो गया। फिर आगे कह रहा है एक ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाली एक रेखाखंड समय के बराबर अंतराल के दौरान बाहर बराबर क्षेत्रफल बनाती है, ये भी गलत हो जाएगा। फिर कह रहा एक यह की कक्षीय अवधि का वर्ग अपने ग्रहपथ की अर्ध प्रमुख धुरी के घन के अनुपातिक होता है,
ये भी गलत होता है दोस्तों। ये ध्रुवी के घन के अनुपातिक होता है, कह रहा है नहीं होता है, गलत कह रहा है। फिर कह रहा है कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होता है। ये बिल्कुल बात दोस्तों सही रहा है। जो कक्षीय अवधि होती है वो ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ये बिल्कुल बात सही है दोस्तों। यानी कि हमारा देखा जाएगा तो 4 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन, और 5वां नंबर हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है कि ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी। दोस्तों सबको पता है कि ग्रहों के गति के नियम की खोज किसने की थी, वो केपलर ने किया था। किसने किया था दोस्तों, केपलर ने किया था। कब किया था अगर बात की जाए तो 1609 ईस्वी में केपलर ने किया था। ग्रहों की गति के नियम की खोज केपलर ने किया था, 1609 ईस्वी में किया था। अब दोस्तों अगर जाने तो केपलर ने अपनी पुस्तक, केपलर की जो पुस्तक है दोस्तों एस्ट्रोनोमिया नोवा, यानी कि केपलर की जो पुस्तक है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए मैं लिख रहा हूं, पुस्तक जो है किसकी, केपलर की। यहाँ पे हम केपलर की पुस्तक के बारे में अगर लिखें तो इन्होंने अपनी पुस्तक यहाँ पे हम लिख देते हैं एस्ट्रोनोमिया ऐसे लिखा जाएगा दोस्तों, ठीक है। एस्ट्रोनोमिया नोवा इनकी किताब का या पुस्तक का पूरा नाम है एस्ट्रोनोमिया नोवा। प्रकाशित की, कौन प्रकाशित किया दोस्तों, इन्होंने ही प्रकाशित किया था, केपलर ने प्रकाशित किया। केपलर ने अपनी पुस्तक ये प्रकाशित किया। अब दोस्तों ग्रहों के गति के नियम की खोज इन्होंने किया था, कौन, केपलर ने ही किया था। यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अगर इनके पुस्तक की बात की जाए दोस्तों तो एस्ट्रोनोमिया नोवा ये पुस्तक का नाम है इनके, केपलर के। और कब केपलर ग्रहों की खोज की थी दोस्तों, ग्रहों के नियम की, तो 1609 ईस्वी में किया था। तो अगला देखेंगे हम लोग 5वें के बाद दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन। 6ठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, जोहान्स केपलर इनका पूरा नाम है दोस्तों। तो यानी कि अभी हम लोग पिछला क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, तो यही हमारा वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, तो जोहान्स केपलर ने किया था। 6 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग दोस्तों 6 के बाद दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन, और 7वें नंबर क्वेश्चन पे दिया गया गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अब दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का नियम दोस्तों वही जी का मान किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ये बताया गया है। गैलीलियो द्वारा, आइजैक न्यूटन द्वारा, अल्बर्ट आइंस्टाइन, चार्ल्स डार्विन। दोस्तों आइजैक न्यूटन द्वारा गुरुत्वाकर्षण का मान प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 7 के बाद दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन, और 8वें नंबर क्वेश्चन पे कहा है कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक पल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है, जो होता है। अब दोस्तों क्या होता है देखते हैं, यहाँ पे कह रहा ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है, जो होता है। अब क्या होता है यहाँ पे पढ़ते हैं पहला ऑप्शन, उनके द्रव्यमान के गुणन के आनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी बिल्कुल सही कह रहा, उनके द्रव्यमान के गुणन के आनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, सही है। फिर कह रहा दूसरा बी ऑप्शन, उनके द्रव्यमान के गुणन के आनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दोस्तों ये जो ए ऑप्शन दिया गया है और ये बी ऑप्शन दिया गया, तो दोनों सेम लिखा है, यानी कि हमारा ए और बी दोनों राइट हो जाएगा। देख लीजिए, मैच करा लीजिए चाहे आप, ये ए नंबर में जो लिखा है सेम वही हमारा बी नंबर में भी लिखा है, इसका मतलब ए और बी इसके दोनों हमारे राइट हो जाएंगे। आगे उनके द्रव्यमान के योग का अनुपात और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये दोस्तों हमारा गलत हो जाएगा। फिर उनके द्रव्यमान के गुणन के व्युत्क्रमानुपाती व उनके बीच की दूरी के वर्ग के आनुपातिक, ये भी गलत हो जाएगा। कुल मिलाकर के यहाँ पे हमारा 8 का ए और बी हमारे इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों ये मिसप्रिंट है, तभी दोनों ऑप्शन एक जैसे छप चुके हैं, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे 8 के बाद दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन, और 9वें नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि विकल्पों में उल्लेखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, समझाया नहीं गया है, नहीं वाला पूछा गया है, इसलिए हमको इसमें नकारात्मक वाला आंसर देना है। तो यहाँ पे कहा गया कि वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता है, ये तो सही है दोस्तों। फिर कह रहा है ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, ये दोस्तों हमारा क्या है, यही हमारा मतलब कहा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है। कौन सा, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ग्रहों के चारों और चंद्रमा की गति को समझाया गया, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा, इसको भी समझाया गया, लेकिन ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति को नहीं समझाया गया है। यही हमारा 9 का बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 9 के बाद दोस्तों हम लोग 10वां नंबर देखेंगे, और 10वां नंबर हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है, इस पे कहा गया है कि निम्न में से ... एक कमजोर बल है।
अब यहाँ पे कमजोर बल की बात की गई है। कौन सा बल कमजोर होता है दोस्तों? गति बल कमजोर होता है, गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर होता है, या फिर द्रव्यमान कमजोर होता है, या फिर लघु रेंज बल कमजोर होता है। दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारा सबसे कमजोर बल जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल। निम्न में से गुरुत्वाकर्षण बल एक कमजोर बल की गिनती में आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 10 का बी के साथ ये क्वेश्चन हो जाएगा राइट। और आगे देखेंगे 11वां नंबर क्वेश्चन। 11वें नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान। अभी दोस्तों देख लीजिए कितनी बार क्वेश्चन में पूछा गया है। अभी अभी मैंने ये पिछले उसमें बताया है कि इसका मान जो होता है, देख लीजिए क्या होता है, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अब दोस्तों सबसे पहले इसका मात्रक मिला लीजिएगा। देखिए इसमें मात्रक ये गलत लिखा है तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत लिखा है, ये हमारा दिया गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये भी गलत लिखा है। यहाँ पे देख लीजिए बटे में लगा के रखा है किलोग्राम की पावर, लेकिन -2 थी, गलत। यहाँ माइनस तो होता नहीं है, यहाँ पे लिखा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? मात्रक से ही आप इसकी गणना करके इसको सही गलत बता सकते हैं, अगर आपको मात्रक ही पता होगा। या फिर दोस्तों इनकी वैल्यू देख लीजिएगा, वैल्यू में दिया है 6.67 और ये दो वैल्यू एक्स्ट्रा दे रखी है, तो और आगे दशमलव के बाद का मान निकाला, आप इतना से मिला लीजिए 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, यानी कि ये हमारा हो जाएगा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 10 के बाद दोस्तों 11 हो गया। 11 के बाद हम लोग 12वां नंबर देखेंगे। 12वें नंबर में कहा कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल ... पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा दोस्तों 12वां नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, कहा गया ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल ... पर निर्भर नहीं करता, उनके बीच की दूरी पर नहीं दोस्तों, उनके द्रव्यमान के गुणनफल ये भी नहीं हो जाएगा, गुरुत्वीय स्थिरांक पर नहीं, उनके द्रव्यमानों के योग। दोस्तों यही हमारा हो जाएगा, ब्रह्मांड के किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के योग पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि 12 का हमारा कुल मिलाकर के यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट। 13वां नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 13 नंबर हमारा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, ये दिया गया है, इसमें कहा गया है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि दोगुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि दूना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अभी हम फार्मूला दोस्तों आपको बता दें कि जानते हैं, F बराबर होता है हमारा स्थिरांक G और यहाँ पे m1 इंटू m2 बटे आर स्क्वायर, ये दोस्तों फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पे हम वैल्यू पुट करेंगे और निकालेंगे दोस्तों, तो इसका जो वैल्यू निकल करके आएगा वो दोस्तों आपको बता दूं कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि दोगुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गुरुत्वीय बल 4 के गुणन में कम होगा, गुरुत्वीय बल 4 के गुणन में कम होगा, यानी कि 13 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 13 के बाद दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे दिया गया है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो ... के वर्ग के विपरीत आनुपातिक है। अब दोस्तों 14 नंबर में हमारा जो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा वो दिया गया कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु के एक बल के साथ आकर्षित करती है जो उनके मध्य के दूरी के वर्ग के विपरीत आनुपातिक है, यानी उनके मध्य दूरी, यानी कि जो उनके मध्य दूरी के वर्ग के विपरीत आनुपातिक है, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे 14 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 14 के बाद दोस्तों हम लोग 15 नंबर पे आएंगे और 15 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, दिया गया है कि दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दोगुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होगा? अब कह रहा है दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दोगुना हो जाए। दो वस्तुएं हैं दोस्तों, मान लीजिए m1 m2, और उनमें से एक का द्रव्यमान कह रहा है दोगुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? दोस्तों आपको बता दूं गुरुत्वाकर्षण बल जो हो जाएगा वो दोगुना हो जाएगा, यानी कि 15 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 15 के बाद दोस्तों हम लोग 16 नंबर देखेंगे और 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है जो ... के समानुपाती होता है। तो दोस्तों आपको बता दूं वो हमारा द्रव्यमान के गुणन के समानुपाती होता है। किसके दोस्तों? द्रव्यमान के गुणन के। द्रव्यमान गुणन देख लीजिए कहाँ पे दिया गया है, उनकी ऊंचाइयों गलत हो जाएगा, फिर कह रहा उनके आयतनों गलत हो जाएगा, उनके द्रव्यमान के गुणन, यानी कि सी हमारा मैच हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है जो उनके द्रव्यमान के गुणन के समानुपाती होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 16 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट बन जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 16 के बाद दोस्तों हम लोग 17 नंबर, और 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। इस पे कहा गया है कि यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल होगा।
कह रहा दो वस्तुएं हैं दोस्तों, दो वस्तुओं के द्रव्यमान को तिगुना कर दिया जाए, दो वस्तुएं हैं उनके द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल होगा। अब बल दोस्तों 2 गुना हो जाएगा, बल समान रहेगा, बल 9 गुना हो जाएगा, या फिर दोस्तों बल हमारा 3 गुना हो जाएगा। दोस्तों बल हमारा क्या हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगर दोस्तों इसको देखें कैसे हो जाएगा 9 गुना, तो मैं आपको करके दिखा देता हूं। देखिए आप फार्मूला जानते हैं, मान लीजिए F1 बराबर हमारा फार्मूला जो होता है वो G बराबर G इंटू M1 इंटू M2 अपान का दोस्तों R स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया और मतलब कह रहा है द्रव्यमान को 3 गुना कर देने पर। अब यहाँ पे अगर हम कर दें द्रव्यमान को 3 गुना करने पर, द्रव्यमान को 3 गुना करने पर, अगर हम द्रव्यमान को 3 गुना कर देते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा, द्रव्यमान को 3 गुना करने पर तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा F2 बराबर, ये जी हमारा वैसे ही रहेगा, इंटू 3m1 इंटू 3m2 अपान का R स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 9 और फिर आगे G और फिर यहाँ पे हमारा m1 m2 अपान का दोस्तों R स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा दोस्तों यहाँ पे F2 बराबर। दोस्तों इतने का वैल्यू हम जानते हैं दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे ऊपर देख लीजिए समीकरण 1 से F1 है तो ये बन जाएगा हमारा F2 बराबर 9F1 बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 गुना हो जाएगा। तो 9 हमारा आ गया दोस्तों, तो यानी कि हमारा 17 का सी के साथ क्वेश्चन हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हमारा 18वां नंबर क्वेश्चन दिया गया, कहा गया निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों को असत्य वाला कथन बताना है, यहाँ पे कौन सा सत्य हो जाएगा। कहा गया जी का मान चंद्रमा पर पृथ्वी पर उसके मान के समान होता है, ये तो दोस्तों सत्य कह रहा है। 1 किलोमीटर की दूरी पर रखे गए 2 किलोग्राम वाले दो द्रव्यमानों के केंद्रों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल 26.68 गुणे 10 की पावर -11 न्यूटन होता है, ये भी दोस्तों सत्य कह रहा है। बल दो वस्तुओं के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये भी दोस्तों सही कह रहा है। दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी को आधा कर देने पर 2 गुना हो जाता है, ये दोस्तों हमारा असत्य हो जाएगा। यानी हमारा यही डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट। तो केवल डी हमारा दोस्तों देख लीजिए मौजूद है हमारा सी पे, यानी कि 18 का अगर देखेंगे तो हमारा 18 का सी के साथ क्वेश्चन हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 18 के बाद दोस्तों हम लोग 19 नंबर देखेंगे और 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया ये गया है कि गुरुत्वाकर्षण बल डॉट डॉट वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता है जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक जैसे कि ग्रहों में नहीं होता है। दोस्तों नहीं होता है। अब दोस्तों यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल किन किन वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, तो यहाँ पे अगर 19 में हम देखें तो गुरुत्वाकर्षण बल प्रत्येक या हर एक वस्तु पर मौजूद होता है। अगर आपसे बात की जाए कि गुरुत्वाकर्षण बल किन किन वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, तो आप बता सकते हैं गुरुत्वाकर्षण का बल जो होता है प्रत्येक या फिर हर एक वस्तुओं के बीच मौजूद होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा 19 का बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 19 के बाद दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे कहा गया किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है, भार कहा जाएगा, संवेग कहा जाएगा, तनाव कहा जाएगा, आवेग कहा जाएगा दोस्तों, तो भार कहा जाएगा। यानी कि 20 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 21 नंबर देखेंगे और 21 नंबर में कहा गया कि गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है। यानी कि गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है, यहाँ पे हमारा हमने किस में लगाया, भार में लगाया है, बिल्कुल सही है दोस्तों। और 21वां नंबर जो हमारा है गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है, यानी कि 21 का जो हमारा हो जाएगा दोस्तों वस्तु की आरंभिक और अंतिम वस्तुओं के ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पर हमारा क्या करता है, निर्भर करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 21 का ए के साथ क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है, वो वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर निर्भर करता है। यानी कि 21 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 21 के बाद दोस्तों हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे दिया गया है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज डॉट डॉट ने की थी। तो दोस्तों किसने किया था, यहाँ पे एंटोनी लॉरेट लोजियर ने, या आइजैक न्यूटन ने, या हेनरी कैवेंडिश ने, या फिर दोस्तों चार्ल्स डाल्टन ने। तो यहाँ पे हो जाएगा 22 का सी, यानी कि हेनरी कैवेंडिश ने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज की थी, हेनरी कैवेंडिश। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 22 का सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग 22 के बाद दोस्तों 23 नंबर, यहाँ पे कहा है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम डॉट डॉट पर लागू होता है। गुरुत्वाकर्षण का दोस्तों सार्वभौमिक नियम कह रहा किस पर लागू होता है।
दोस्तों यहाँ पे नंबर 1 में दिया गया सूर्य और ग्रहों पर, नहीं दोस्तों, सूर्य और ग्रहों पर गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम लागू नहीं होता है। पृथ्वी और सूर्य पर, ये भी दोस्तों सही नहीं है। पृथ्वी और चंद्रमा पर, ये भी सही नहीं है। तो वस्तु के किसी भी युग्म पर अगर हम यहाँ पे क्लिक करें, वस्तु के किसी भी युग्म पर गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम लागू होता है। यानी कि 23 का हमारा यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग 23 के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन, और 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि F बराबर जी एम 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 अपान डी स्क्वायर, सूत्र में जी को क्या कहा जाता है दोस्तों, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहा जाता है। अभी हमने बताया है कि ये जो जी बराबर नियतांक होता है, तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कह दे या फिर स्थिरांक कह दे। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन क्या राइट हो जाएगा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक या फिर दोस्तों स्थिरांक, इनमें से आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 24 का ए के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। 25 देखेंगे दोस्तों, और 25 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है। इस पे कहा है कि माना कि गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के n घात से प्रतिलोमतः बदलता है, तो सूर्य के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्तीय कक्ष में चक्कर लगाने में ग्रह की कालावधि डॉट डॉट के समानुपाती होगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 का हमारा सी, यानी कि r की पावर n प्लस 1/2, ये हमारा इस क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि माना कि गुरुत्वाकर्षण बल दूरी n घात से प्रतिलोमतः बदलता है, तो सूर्य के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्तीय कक्ष में चक्कर लगाने में ग्रह की कालावधि डॉट डॉट के समानुपाती होता है। यानी कि 25 का हमारा यहाँ पे सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 26 नंबर, और 26 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन गलत है, हमको गलत कथन यहाँ पे बताना है कि कौन कौन से कथन यहाँ पे गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो कुल मिलाकर के कहा है कि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान के बराबर होता है, ये तो दोस्तों सही कह रहा है, ये सही है हमारा। फिर कह रहा एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखी हुई दो वस्तुएं जिनके द्रव्यमान 2 किलोग्राम और 2 किलोग्राम है के बीच लागू होने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ये हो जाएगा, दोस्तों सही कह रहा है ये भी। अगर हम यहाँ पे m1 और m2 यहाँ पे जो दिया गया है ये रख देंगे, और इसमें गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि g का मान ये दिया गया है, हल कर देंगे दोस्तों, तो हमारा इनका मान यही हमारा बन जाएगा। तो ये भी हमारा सही कह रहा है। फिर कह रहा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रयोगशाला में ही मान्य है, तो ये भी हमारा दोस्तों जो कह रहा है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है वो प्रयोगशाला में ही मान्य है। तो ये बात यहाँ पे क्या कह रहा है, ये असत्य बात कह रहा है, ये गलत कह रहा है, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम वो प्रयोगशाला में ही मान्य है, बाकी और बाहर मान्य नहीं है, तो ये गलत कह रहा है। यानी कि 26 का हमारा सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो सी हमारा दिया गया है दोस्तों, केवल सी, यानी कि सी ऑप्शन पे दिया गया है। तो 26 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा राइट बन जाएगा। आगे देखेंगे इसी में डी नंबर जो दिया गया था, कह रहा बल दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दोस्तों सही कह रहा है। आगे हम लोग आ जाएंगे 26 के बाद दोस्तों यहाँ पे 27 नंबर, और यहाँ पे दिया गया है, इस पे कहा गया कि यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव होता है, बढ़ जाता है, कम हो जाता है, शून्य हो जाता है, या फिर दोस्तों समान रहता है। तो 27 का यहाँ पे हो जाएगा, दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है, इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव कम हो जाता है, यानी कि 27 का बी के साथ ये क्वेश्चन हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 27 के बाद दोस्तों लोग 28 नंबर, और यहाँ पे दिया गया 28 नंबर पे, इस पे कहा कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है, दो वस्तु हैं दोस्तों, उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। ये दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को परिवर्तित किए बिना उनके द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। दोस्तों हम जानते हैं यहाँ पे फार्मूला, ये F बराबर होता है G, यहाँ पे m1 m2 अपान का दोस्तों यहाँ पे r स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन अगर एक कह दें, अब द्रव्यमान को आधा करने पर यहाँ पे कहा है ना दोस्तों, यहाँ पे द्रव्यमान को आधा करने पर, यानी कि आधा करने पर, अब द्रव्यमान को जब दोस्तों आधा कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा F बराबर आ जाएगा, ये G हम वैसे रख देंगे, m1/2 हो जाएगा इंटू m2/2 हो जाएगा, पूरे का दोस्तों हमारा r स्क्वायर। तो r स्क्वायर ये पे हम यहाँ पे रख देंगे, r स्क्वायर ही रखा रहने देंगे। फिर यहाँ से अगर इसको हल करेंगे तो F बराबर यहाँ पे आ जाएगा हमारा
ये बन जाएगा GM1M2 अपान का 2R² बन जाएगा। अब देखेंगे तो यहाँ पे दो दो चार हो जाएगा, 4R² बनेगा, दो दो ना 4 हो जाएगा। तो अब इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, F बराबर 1/4 लिख सकते हैं, और फिर G और यहाँ पे M1M2 अपान का दोस्तों R²। इसको हम इस टाइप में लिख सकते हैं। अभी इतने का वैल्यू देख लीजिए हमारा क्या आया है, ये इतने का वैल्यू हमने समीकरण 1 में इसका वैल्यू रख दिया। तो यहाँ पे अगर इसको हम क्या कह लेते हैं दोस्तों, इसको F1 कोई नाम दे देते हैं। तो ये F1 बराबर हमारा मान लीजिएगा हो जाएगा, तो ये F1 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1/4, यहाँ पे F 1/4, यहाँ पे F, यानी कि यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 1/4। तो यानी कि देख लीजिए F/4 लिखे हैं, तो ये हमारा चाहे 1/4 F लिख दे तो ये हमारा D के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 28 के बाद दोस्तों हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन, और 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, यह डाट डाट के कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, केंद्राभिसारी बल के कारण, विद्युत चुंबकीय बल के कारण, या केंद्रापसारी बल के कारण। तो 29 का यहाँ पे जो हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों ए, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, यह गुरुत्वाकर्षण के कारण या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, यानी कि 29 का हमारा ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 29 के बाद दोस्तों लोग 30 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे कहा है कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण डाट डाट है। दोस्तों क्या हो जाएगा, अभी अभी हम एक क्वेश्चन हल किए हैं दोस्तों, पिछला क्वेश्चन यही पूछा गया था, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। देख लीजिएगा जो हमारा यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, यह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। यहाँ पे देख लीजिए पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऐसा होता है, यानी कि 30 का हमारा डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों हमारा 31 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है। दोस्तों वह बल जो हमें पृथ्वी से बांधता है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, चंद्रमा और पृथ्वी के कारण ज्वार, और चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति। दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा वह बल जो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है। दोस्तों चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति, यही हमारा संबंधित नहीं है, यानी कि हमारा 31 का डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन, और 32 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है कि पृथ्वी की सतह से m किलोग्राम के एक उपग्रह को 2r की ऊंचाई पर एक गोलाकार कक्ष में प्रक्षेपित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या होगी। पृथ्वी की त्रिज्या r है। अब दोस्तों यहाँ पे पृथ्वी की त्रिज्या r है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा 2 mgr हो जाएगा, या 3 mgr हो जाएगा, या फिर दोस्तों 1/5 mgr, या 5/6 mgr। फिर से यहाँ देख लीजिए पृथ्वी की सतह से m किलोग्राम के एक उपग्रह को 2r की ऊंचाई पर एक गोलाकार कक्ष में प्रक्षेपित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या होगी। पृथ्वी की त्रिज्या r है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 5/6 mgr हो जाएगा। तो अगर इसका हम पूरा दोस्तों डेरिवेशन हल करके आपको बताएं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि मैंने इसको पिछले पार्टों में पूरा, जब इसको मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो इसमें मैंने विस्तार से इसके बारे में वर्णन किया है। तो आप लोग कहीं ना कहीं वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकती है। अगर वो वीडियो देखे होंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों हम लोग अगला देखेंगे यहाँ पे 32 के बाद दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन, और 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। अब दोस्तों यहाँ पे गलत कथन के बारे में पूछा गया है कि कौन सा कथन गलत है। कह रहा वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, सही कह रहा है। वस्तु का भार ध्रुवों पर न्यूनतम और विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, ये गलत कह रहा है, यानी कि बी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 33 का हमारा बी, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार शून्य होता है, सही कह रहा है। वस्तु को अधिक ऊंचाई पर ले जाने पर उसका भार कम हो जाता है, ये भी सही कह रहा है। लेकिन वस्तु का भार ध्रुवों पर न्यूनतम होता है और विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, यही हमारा 33 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 33 के बाद दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे दिया गया, कहा गया कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी सामान्य दूरी से 6 गुना अधिक हो जाए तो f हो जाता है। अब दोस्तों f कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे अगर इसको हम हल करें तो कह रहा जैसे यहाँ पे f बराबर हम देखें तो f बराबर हम फार्मूला जानते हैं, g बराबर यहाँ पे m1 m2 अपान का यहाँ पे r²। अगर इसका हम समीकरण नाम 1 दे देते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर जब दूरी 6 गुनी हो जाती है तब लगने वाला बल अगर हम निकालें, यहाँ पे हम लिख देते हैं जब दूरी 6 गुना हो जाए, जब दूरी 6 गुना होती है, जब दूरी 6 गुना होती है तब।
अब जब दूरी 6 गुना हो जाएगी दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब दूरी 6 गुना हो जाती है तब लगने वाला बल जो हो जाएगा हमारा यहाँ से F डैश बराबर ये हो जाएगा, मान लेते हैं G M1 M2 बटे दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा हमारा, दूरी कह रहा तो R हो जाएगा 6R स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर और आगे हम हल करें दोस्तों, तो ये G बराबर यहाँ पे M1 M2 अपान का छाछंग 36R हो जाएगा, छाछंग 36R स्क्वायर बन जाएगा। अब अगर देखा जाए दोस्तों, तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी कि F बराबर F डैश बराबर G M1 M2 अपान का R स्क्वायर इंटू 1/36। अब इतने का वैल्यू दोस्तों देख लीजिएगा, इतने का वैल्यू हम मान चुके हैं F, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं F डैश बराबर 1/36 F लिख सकते हैं। ये तो इतना लिख देंगे, हमारा यही क्या हो जाएगा दोस्तों 36 गुना, यानी कि 1/36 गुना हो जाएगा। 34 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 34 के बाद दोस्तों हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन, और 35 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल को क्या कहा जाता है। घर्षण बल कहा जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाएगा, अभिकेंद्री बल कहा जाएगा, या फिर दोस्तों यांत्रिक बल कहा जाएगा। तो ये हो जाएगा दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। 35 के बाद दोस्तों हम लोग 36 नंबर देखेंगे, और 36 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि कौन सा बल हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है। कौन सा बल हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है। प्रत्यास्थ, विद्युत स्थैतिक, यांत्रिक बल, गुरुत्वाकर्षण। 36 का यहाँ पे हमारा हो जाएगा डी, गुरुत्वाकर्षण। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा बल हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है, तो गुरुत्वाकर्षण जो होता है वही हमारे सौर मंडल की संरचना को बना के रखता है। दोस्तों यहाँ पे हम अगला देखेंगे 36 के बाद यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन, और 37 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कहा निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह है। दोस्तों क्या है दोस्तों, ये जी होता है, कैपिटल जी यहाँ पे, ना कि दोस्तों स्मॉल जी, यानी क्या होगा दोस्तों कैपिटल जी। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर ये जी का मान हम देखें, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान देखें, तो हमने क्या बताया 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति दोस्तों यहाँ पे किलोग्राम स्क्वायर, ये होता है इसका मान, और इसका ये मात्रक होता है। तो आगे देखेंगे दोस्तों 37 के बाद दोस्तों हम लोग 38 नंबर देखेंगे, और 38 नंबर हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे देख लीजिएगा, इस पे दिया गया है गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल्य डॉट डॉट पर निर्भर नहीं होता है। दोस्तों निर्भर नहीं होता है, ये पूछा गया है। तो गुरुत्वाकर्षण जी का मान स्थिरांक ये नहीं होता है। आगे देखेंगे दोस्तों यहाँ पे दिया गया है नीचे गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान m, पृथ्वी की त्रिज्या r, पृथ्वी का द्रव्यमान m। तो गलत, गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल्य नीचे गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान m पर निर्भर नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 38 का बी के साथ क्वेश्चन हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो दिया गया है 39 नंबर क्वेश्चन, और 39 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया दो निकायों के बीच आकर्षण बल 1/9F है, तो इन दो निकायों के बीच की दूरी कितनी गुनी होगी। दोस्तों तो कितना गुना हो जाएगा, अगर दो निकायों के बीच आकर्षण बल 1/9F है, तो यहाँ पे दोस्तों कुल मिलाकर के 1/9F है, तो ये कितना रहा होगा, 3 गुनी रहा होगा। दोस्तों कितना रहा होगा, 3 गुनी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा देखा जाए तो 39 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, जब यानी कि दोस्तों हम M1 और M2 को वैल्यू रखेंगे 1/3 तो हमारा 1/9 गुना बन जाएगा। वही हमारा इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले इसी पार्ट में अभी हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़े हैं। देखेंगे दोस्तों यहाँ पे हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे दिया गया, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है। गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है दोस्तों, कौन सा उदाहरण नहीं हो जाएगा, ग्रहों के वायुमंडल को उनसे अलग होने से रोकना, ग्रहों को उनके वायुमंडल से अलग होने से रोकना। फिर कह रहा है यह ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है, तारों को आपस में जोड़े रखता है, चांद का उसी की कक्षा में स्थित होना। कह रहा कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा यह ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है, यानी कि 40 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यह ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक होता है। आगे देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन, और 41 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, दिया गया है कि किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर 25 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाए तो इसे अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड लिया जाता है।
यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, ये जो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे प्रारंभिक वेग u हमको दिया गया है दोस्तों, u ये कहा है ना उसका 25 मीटर प्रति सेकंड उसका प्रारंभिक वेग, यानी कि u का वैल्यू दिया गया है दोस्तों 25 मीटर प्रति सेकंड, और इसका हमारा अंतिम वेग v हमको 0 पता है, ये 0 हो जाएगा। फिर आगे अगर और देखेंगे तो ये हमारा जो दिया गया है 25 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से, ठीक है, और g का मान इतना दिया गया। तो हम जानते हैं दोस्तों फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला होता है v बराबर होता है हमारा u माइनस का gt होता है, क्या हो जाएगा u माइनस gt हो जाएगा। v का मान 0 दिया है, u का मान दोस्तों 25 दिया गया है माइनस, और g का वैल्यू दोस्तों यहाँ पे हमारा g ही लिख दिया जाएगा और t को t ही लिख दिया जाएगा। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो gt बराबर हमारा दोस्तों कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा हमारा। ये 25 हमारा क्या आएगा दोस्तों, हमारे ये 25, अब 25 में हमारा दोस्तों अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे हम 25 में 10 का भाग जब कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2.5 सेकंड आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखें तो यहाँ पे 2.5 सेकंड यानी कि 41 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 41 के बाद दोस्तों हम लोग 42 नंबर देखेंगे, और 42 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया गया है कि इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, अपघटन, ऑक्सीकरण, गुरुत्वाकर्षण, हाइड्रोलिसिस। दोस्तों इनमें से कौन सा रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, दोस्तों जो रासायनिक प्रक्रिया नहीं हो जाएगी वो हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण में जो होता है वो रासायनिक प्रक्रिया नहीं होती है। यह एक, इसमें क्या होती है, भौतिक क्रिया होती है, इसमें भौतिक प्रक्रिया होती है, इसमें रासायनिक क्रिया नहीं होती है, बल्कि इसमें क्या होती है, भौतिक, हमारी भौतिक प्रक्रिया होती है। यानी कि 42 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन, और 43 नंबर क्वेश्चन हमारा कहा गया निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। दोस्तों गलत कथन हमको बताना है। पहला ऑप्शन अगर यहाँ पे देखा जाए तो 43 नंबर में जो ए ऑप्शन दिया गया है इस पे कहा गया है कि गुरुत्वीय त्वरण जी पिंड के रूप, आकृति एवं द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो अब दूसरा देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो दूसरा हमारा पॉइंट दिया गया है, दूसरा पॉइंट में कहा गया है दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण जी ध्रुवों पर अधिकतम होता है। फिर कह रहा है गुरुत्वीय त्वरण जी भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। फिर कह यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही हो तो किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होता है। यानी कि यहाँ पे गलत कथन, तो गलत कथन हमारा हो जाएगा डी। तो डी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर 43 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 44 के, मतलब 43 के बाद दोस्तों 44 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 44 नंबर पे दिया गया है कि मुक्त रूप से गिरना केवल डॉट डॉट में संभव है। दोस्तों वातावरण में संभव है, वायु में संभव है, या समुद्र में संभव है, फिर दोस्तों निर्वात में संभव है। मुक्त रूप से गिरना केवल दोस्तों कहाँ पे संभव है, वो दोस्तों निर्वात में संभव होता है। निर्वात में कोई भी वस्तु मुक्त रूप से गिरती है क्योंकि वहां पर वस्तु का घर्षण प्रभाव नहीं होता है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, मुक्त रूप से गिरना केवल निर्वात में संभव है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 44 का डी के साथ हमारा हो जाएगा राइट। आगे देखेंगे 44 बाद दोस्तों 45 नंबर, यहाँ पे कहा है गुरुत्व बल डॉट डॉट के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। गुरुत्व बल डॉट डॉट के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों हमारा दो द्रव्यमानों के बीच, यानी कि गुरुत्व बल जो होता है दो द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। फार्मूला आप जानते हैं दोस्तों, F बराबर हमारा होता है, या F1 कह सकते हैं, ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण G, यहाँ पे m1 m2 अपान का दोस्तों r स्क्वायर, ये हमारा क्या होता है दोस्तों, फार्मूला होता है। यानी कि गुरुत्व बल डॉट डॉट के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है दोस्तों, तो दो द्रव्यमानों के बीच से परिभाषित होता है। 45 के बाद दोस्तों हम लोग 46 नंबर देखेंगे, और 46 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया गया है कि वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे कहा जाता है। जहां पर वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसको दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे, द्रव्यमान का केंद्र कहेंगे, घर्षण का केंद्र कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहेंगे, या फिर दोस्तों दाब का केंद्र कहेंगे। वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार करता है तो वो होता है गुरुत्वाकर्षण का केंद्र होता है। यानी कि 46 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 46 बाद दोस्तों हम लोग 47 नंबर देखेंगे, और 47 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए दिया है। इस पे कहा है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा। अब दोस्तों जहां पे जी का मान ये दिया गया है, द्रव्यमान यानी कि कह रहा है इसका भार क्या होगा, हमको भार निकालना है दोस्तों। भार हम W बराबर फार्मूला जानते हैं दोस्तों, mg होता है, बस इसी में वैल्यू पुट कर देंगे
और भार हम द्रव्यमान कितना बताया गया दोस्तों 10 और जी हमको बता दिया 9.8 बता दिया। तो इसको जब हल करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा इतना, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, 980 न्यूटन हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा हमारा दिया गया है दोस्तों, हमारा 980 नहीं हो जाएगा, दशमलव लग गया तो केवल 98 न्यूटन बचा। क्या बचा दोस्तों 98 न्यूटन, तो यानी कि हमारा ये हो जाएगा 47 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 48 नंबर देखेंगे हम लोग, और 48 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे देख लीजिए, ये दिया गया है, इस पे कहा गया है कि जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान अर्थात डॉट डॉट है। जी की जो इकाई होगी वो त्वरण की इकाई के समान अर्थात डॉट डॉट होगी। त्वरण का दोस्तों हम जानते हैं क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, यानी कि 48 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों 48 के बाद दोस्तों हम लोग 49 नंबर, और 49 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, इस पे कहा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। जी का मान ऊंचाई के साथ परिवर्तित होता है, जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जी का मान पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, पृथ्वी की गहराई में जाने पर जी के मान में परिवर्तन होता है। तो 49 का जो हो जाएगा दोस्तों, आपको बता दूं कि बी हमारा जी का मान जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। 49 का हमारा 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 49 के बाद दोस्तों हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन, और 50 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण का मान आर यानी त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को जी का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों, आपको बता दूं 50 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा भूमध्य रेखा पर, यानी कि ए के साथ, यानी 50 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जी गुरुत्वाकर्षण का मान आर त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है। किसी वस्तु को जी का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होता है, वो होता है दोस्तों भूमध्य रेखा पर, यानी कि ऑप्शन नंबर हम देखें तो 50 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा।